ठीक है, तो हम लोग तैयार हैं। आप जवाहर जी, आप सादर आमंत्रित जी, आप सभी को नमस्कार। आज हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से एक और महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं। और आज हम विशेष रूप से हिंदी शिक्षण और कृत्रिम मेधा पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से ज्ञान या जानकारी संबंधी मामलों में किसी मशीन के मानवीय दिमाग की तरह काम करने की क्षमता को हम लोग कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे या यूं कहा जाए कि महसूस करने या समझने, तर्कसंगत ढंग से सोचने, सीखने, समस्याओं को हल करने और यहाँ तक कि रचनात्मकता का इस्तेमाल करना भी इसके दायरे में आता है। कृत्रिम मेधा को लेकर वैश्विक स्तर पर अलग अलग राय है। कुछ विद्वान इसे ऐसा बदलावकारी परिवर्तन या ऐसी तकनीक मानते हैं जो विकास और उत्पादकता की गति को बहुत तेज करेगी, और कुछ अन्य लोगों की राय में इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। लेकिन इसका क्षेत्र वास्तव में बहुत व्यापक है और इसके जो सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। और आज विशेष रूप से हम शिक्षा और उसमें भी मुख्य रूप से भाषा सीखने के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का उपयोग किस तरह से हो सकता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और ये किस तरह भाषा प्रशिक्षण को सरल, अधिक आकर्षक और उल्लेखनीय रूप से प्रभावी बना सकती है। कितना क्रांतिकारी परिवर्तन इसके माध्यम से होगा, इसे प्रस्तुत करने के लिए आज प्रोफेसर राजेश कुमार जी विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच हैं। और आज अध्यक्षता कर रहे भाषा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप कर्णिक जी हमारे बीच है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी करेंगे, जो हमारे अतिथियों का परिचय भी देंगे। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और औपचारिक स्वागत वक्तव्य के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशक श्री गंगाधर वानोड़े जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम सभी देश विदेश से जो हमारे श्रोता जुड़े हैं उनका अपनी वाणी से स्वागत करें। गंगाधर वानोड़े जी। वानोड़े जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ सर, अभी आ रही है सर? हाँ, आ जी रही। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस पटल पर जुड़े हैं जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा विश्व हिंदी सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार का आयोजन। ये विशेष आयोजन प्रौद्योगिकी कार्यशाला पर हो रहा है। इसका विषय है हिंदी शिक्षण और कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अमर उजाला डिजिटल के संपादक डॉक्टर जयदीप कर्णिक जी कर रहे हैं। महोदय, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का विषय प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व निदेशक शैक्षिक प्रोफेसर राजेश कुमार जी करेंगे। महोदय, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का संचालन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी करेंगे। महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, डॉक्टर सुरेश मिश्र उरतृप्त जी और डॉक्टर संध्या सिंह सिंगापुर से। इस कार्यक्रम के संरक्षक अनिल जोशी जी, मुख्य मार्गदर्शक राहुल देव जी, मार्गदर्शक संतोष चौबे जी, नारायण कुमार जी, वी जगन्नाथन जी। इस कार्यक्रम के विशेष आयोजन में प्रोफेसर वीणा शर्मा जी, पद्मेश गुप्त जी, संयोजक वैश्विक हिंदी परिवार, और माधुरी रामधारी। हम आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस पटल पर उपस्थित हमारे देश और विदेश से हिंदी प्रेमी साहित्यकार
उपस्थित है उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आगे संचालन के लिए मैं पटल डॉक्टर जवाहर कर्नाड जी को सौंपता हूं। डॉक्टर जवाहर कर्नाड जी। धन्यवाद मानोनी जी। वैश्विक हिंदी परिवार पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रत्येक रविवार को विभिन्न विषयों पर, जिसमें साहित्य, शिक्षण और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर कार्यक्रम लगातार कर उन्हें एक रिकॉर्ड बनाया है, एक कीर्तिमान बनाया है। और इसी श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि जयदीप कर्णिक जी ने अध्यक्षता स्वीकार की है, जिन्होंने 18 वर्षों तक वेब दुनिया के माध्यम से और नई दुनिया के माध्यम से भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। और खासकर 2019 में उनको भाषा प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बहुगुणा जी विस्तार से परिचय देंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी को कि वे कार्यक्रम का संचालन करें, जो भारत सरकार के राजभाषा विभाग में सहायक निदेशक है। नेपाल में वे हिंदी अताशे के रूप में राजदूतावास में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और निरंतर नए प्रयोग के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। मैं डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। खासकर ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर राजेश कुमार जी भी वैश्विक हिंदी परिवार पर निरंतर प्रौद्योगिकी को लेकर बहुत नवीन बातें हमारे सामने रखते हैं। आज वे भी विशेष रूप से इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। उनका भी स्वागत है। बहुगुणा जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जवाहर जी, और आपने भूमिका में बहुत कुछ कह दिया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में आज लगभग हम 3 साल से ये हर रविवार एक कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि जवाहर जी ने भी कहा है, हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो तकनीक से ही की थी, और उस समय बालेंदु जी के माध्यम से हमारा पहला कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी पर ही हुआ था। धीरे धीरे हमारे आयाम बढ़ते गए और हम लोग फिर शिक्षण, भाषा और व्याकरण आदि आदि तमाम चीजों पर व्याख्यान हमारे होते रहे। आज फिर महीने में हमारी एक प्रौद्योगिकी कार्यशाला होती है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे विषयों को एक आम उपयोगिता जो जिसको जरूरत है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल आदि के बारे में बहुत सारी विषयों को हमने लिया है। पिछले बार भी हमने सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ चैट जीपीटी और आज की आवश्यकता को देखते हुए जो कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किस तरह आज हमारे काम को प्रभावित कर रही है या कहें कि उसको सुगम बना रही है और कुछ लोगों के लिए समस्या भी पैदा कर रही है। इसी कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारा पिछला कार्यक्रम भी रहा था साहित्य सृजन के क्षेत्र में। आज हमारा कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम शिक्षण के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में अगर हम वास्तव में आज देखें, जो अभी तक की जो जितनी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, जितना हम लोग अभी इसको देख पाए हैं या जितना अभी इसमें डेवलपमेंट हुई है कृत्रिम मेधा में, उसको देख के लगता है कि शिक्षण में यह आने वाले दिनों में एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल होगा जो कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे सामने सीधे आ जाएगा। मुझे अपने विद्यार्थियों को कुछ भी बताना है तो मुझे जो एक चित्र के माध्यम से उनको बताना है, एक सेंटेंस के माध्यम से बताना है या कुछ भी कहना है, तो वो एक जैसे ग्रामीण बालक है, ग्रामीण स्कूलों में एक बच्चा है, उसको एक टीचर कुछ बताना चाहता है कि शहर में ऐसा जीवन होता है, तो शहर के जीवन के बारे में अगर वो हाई राइजर के बारे में बताना चाहता है तो वो उसको आराम से वहां पर हाई राइजर के बारे में बता सकता है कि एक चित्र मेरे सामने लाया जाए जिसमें कि हाई राइजर। उसी तरह एक शहर का अगर टीचर है, शहर में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि शहर के बच्चे शहरी जीवन से वाकिफ होते हैं, लेकिन वो जैसे वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में अगर वो बताना चाहें
तो उसके बाद वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी एक चित्र के माध्यम से विस्तार से अपने बच्चों को बता सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही कमी को, जो कि हमारे शिक्षण में दिखाई देती थी, किताबों में कुछ चित्र तो होते हैं, लेकिन समग्र जब हम एक तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं बच्चों के सामने शिक्षण के माध्यम से, तो वो हम कई बार उसको नहीं कर पाते थे। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से 10वीं तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा, और पहाड़ में, हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो पहाड़ में हमारे वहाँ ट्रेन नहीं होती थी। 10वीं तक हमने ट्रेन भी नहीं देखी थी जब तक 10वीं पढ़ते थे। तो जो ट्रेन का कैसे चलती होगी, कितनी, जो यहाँ से कुछ लोग बताते थे कितनी लंबी होती है, ये होता है वो होता है, तो हम एक कल्पना मात्र करते थे कि शायद ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन जितनी लंबी वो लोग बताते थे हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए। इतनी लंबी गाड़ी कैसे हो सकती है। ठीक है, उसी तरह मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार शायद 8वीं 9वीं में कहीं कोई एक चैप्टर था कि उसने दुकान का शटर डाउन किया, ऐसा कुछ था। शटर डाउन हमारे उधर के दुकानों में अब आने लगे हैं, पहले केवल दरवाजे होते थे। तो शटर डाउन किया, हमारे जो टीचर थे वो बता रहे थे कि ऐसा लोहे का होता है, वो ऊपर को जाता है, उसको नीचे खींचते हैं दुकान बंद करने के लिए। तो हमने ये सोचा कि लोहे का चीज है, कोई कैसा होगा, कोई चद्दर टाइप का होगा, कुछ होगा, लेकिन जो वो चित्र हमारे सामने नहीं, हम उसको ले पाए। ठीक उसी तरह से जैसे ये उदाहरण है जो कि एक आम तौर पे मैं देना चाह रहा था। आज हम शिक्षण में इससे आगे भी और क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज यहाँ विचार करेंगे। और हमारे आदरणीय श्री हमारे राजेश कुमार जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, हिंदी और तकनीक के क्षेत्र में बहुत समय से कार्यरत हैं, शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और वे पूर्व निदेशक शैक्षिक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में काम कर चुके हैं। वास्तव में शिक्षण किस तरह से बच्चों को दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या उसमें हो, ये सब वो कहें कि उसको फिजिकली या उसको उसके जो सिद्धांतिक रूप से वो जानते हैं। आज हमारे सामने बहुत एक हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जयदीप कार्णिक जी, आप मीडिया से हैं, और मीडिया से ही नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया को भी आप अच्छी तरह से आप उससे वाकिफ हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें और कितना भी जो आपने एक लंबा समय मीडिया में देखा है, साथ ही इंटरनेट है और डिजिटल दुनिया है, तमाम तरह से आप उसको जानते हैं, आप उसमें काम करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को उसको बताते हैं। और आपको इसी तरह से आपको राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है आपकी सेवाओं के लिए डिजिटल क्षेत्र में। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेश कुमार जी को कि आज आप आएं और हम सभी आपकी आज की प्रस्तुति से लाभान्वित हो सकें। आदरणीय राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, और आपकी पूर्व पीठिका से गंगाधर वानेडी जी ने भी हमें स्वागत भाषण से उत्साह बढ़ाया है। जवाहर कर्नावट जी डॉक्टर साहब ने भी उसका परिचय दिया है, तो मेरा काम बहुत सरल हो गया है। और मैं आदरणीय जयदीप कर्णिक जी को प्रणाम करते हुए और अपने सभी श्रोताओं को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए बात शुरू करते हैं। ये जो हमारा कार्य, ये जो प्रौद्योगिकी का कार्यक्रम होता है, ये कार्यशाला की तरह से होता है। तो मेरा, जैसे हम अक्सर अनुरोध करते हैं कि आप अगर अपना नोटबुक लेके बैठेंगे तो शायद आप कुछ नोट करने के लिए आपको मिलेगा। और मैंने देखा दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है कि शायद एक कार्यक्रम में समेटना इसको संभव नहीं है। मैं आमतौर से एक प्रस्तुति इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए तैयार करता हूं, और आज मैं बिल्कुल अंतिम पल में ही मतलब इसमें शामिल हुआ। शायद 6 बज चुके थे या 1 मिनट था। वो इसलिए था कि मैं आखिर समय तक सोचता रहा कि
मतलब क्या क्या चीजें इसमें समेटूं। तो मैं इसमें आमतौर से कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, कुछ चीजें सिर्फ हम लोग उल्लेख करके छोड़ देंगे, और अगर मौका मिला तो हम लोग फिर आगे इस पर कभी कार्यक्रम रखेंगे। और मेरे प्रस्तुति के बाद जयदीप जी इसमें अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे, तथा उनके बाद, क्योंकि जयदीप कर्णिक जी को जाना है, उनके बाद अगर कोई आपके सवाल होंगे तो हम उस पर चर्चा कर सकेंगे और मिलकर उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने जो इस पिछली बार कार्यशाला की थी वो ऑफिस 365 पर केंद्रित थी, और मैं उसमें ये बताना भूल गया कि सिर्फ सूचना के लिए कि ऑफिस 365 जो इंटरनेट पर आधारित है वो मुफ्त उपलब्ध है। तो जो लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं वो मुफ्त में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो क्योंकि ये कार्यशाला है तो मैं चाहूंगा आपसे एक दो सवाल पूछें। तो इस पृष्ठभूमि में कि अभी ड्राइवर लेस या ड्राइवर के बिना कार हमारे सामने, मतलब व्यापक रूप से तो नहीं लेकिन आ चुकी है। जल्दी ही हम लोग देखेंगे कि वकील के बिना मुकदमा किया जा सकेगा। लॉयरलेस केसेस कैन बी मेड। डॉक्टरलेस हॉस्पिटल विल आल्सो बी पॉसिबल। तो ऐसी स्थिति में हमारे सभी साथियों से मेरा प्रश्न है, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखें 1। तो प्रश्न ये है कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बहुत जल्दी हिंदी अध्यापकों की छुट्टी होने वाली है। मेरा मतलब है कि हिंदी अध्यापकों का कोई काम नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है हाँ तो लिखिए चैट बॉक्स में 1। हम सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट इस पे रखेंगे, और कोई भी नहीं, कोई सारे के सारे अध्यापक लगता है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी नौकरी मत छोड़। अब 2 आ रहे हैं नो। दिव्या माथुर जी ने लिखा नो। कोई भी नहीं कह रहा है कि नहीं कह रहे हैं। दो दो का मतलब हम मान लेते हैं कि नहीं। हम 3 का मतलब शायद भी रख सकते हैं। टीचर्स आर ऑलवेज नीडेड, उमेश मेहता जी ने लिखा नो, नॉट पॉसिबल, नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। हम जैसे अध्यापकों के लिए बहुत तसल्ली की बात है कि हाँ ठीक है, जॉब बची रहेगी। यह कभी संभव नहीं है। ठीक है, अब हम इसको रोकते हैं और आगे चलते हैं। और आप में से जो भी इसमें रुचि रखता है, जो भी अध्यापक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ 2-3 शब्दों में लिखें कि अध्यापक, हिंदी अध्यापक खासतौर से, या भाषा अध्यापक आप जोड़ सकते हैं, वो कक्षा में क्या करता है। इसके लिए भी हम 1-1.5 मिनट रखेंगे। चैट बॉक्स में लिखिए क्या करता है। उदाहरण के लिए पाठ योजना तैयार करता है, ये एक उदाहरण। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप लिखें। अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी भाषा में लिखें, लिखें जरूर। पता नहीं कितनी ही नौकरी चलने वाली है, तैयार रहना चाहिए। शैलजा जी ने लिखा कि मेरी भी नौकरी चली जाएगी। बच्चों के साथ संवाद करना, बहुत अच्छा। आशीष रंजन जी ने लिखा। और we do not teach mostly, we do teach mostly। अच्छा, बच्चों संवेदना सिखाना, बच्चों में भाव उत्पन्न करना, वाह, हिंदी अध्यापक का बहुत बड़ा काम। और हम एक बहुत कुछ करते हैं, अध्यापन करते हैं, ललिता जी ने कहा। बच्चों को पाठ शिक्षण और उसके आधार पर कार्य या असाइनमेंट शायद कहना चाहते हैं मोहन जी, देते हैं। भाषा संबंधी नई तकनीक से परिचय करवाते हैं, विजयनगरकर जी कहते हैं। टीचर इज ए पर्सन हु टेल्स द स्टूडेंट डू नॉट टू स्टॉप अनलेस रीच देयर गोल। छात्रों के साथ बौद्धिक संबंध कायम करता है अध्यापक। ये सीमा अग्निहोत्री जी ने लिखा। और संवेदनशील अध्यापक, संवेदनशील कृत्रिम बुद्धि, ये सैमसंग से कोई है जो उन्होंने लिखा। तो अगर कोई लिखेगा तो मैं पढ़ूंगा। तो अब हम इसको करते हैं स्क्रीन को साझा। और मैं जब ये सोच रहा था, हिंदी में अभिरुचि पैदा करते हैं कहानी के माध्यम से। अनुज शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। समझ का विस्तार करते हैं, रामेश्वर चंडक जी कहते हैं। मैं भी सोच रहा था कि ये विषय तो ले लिया, लेकिन मतलब इसमें कहूंगा क्या। जरूर खतरा है, क्योंकि हमारा
भाषा बाजारी नहीं बन रहा है, जहां मांग और चुनौती को प्रभावित करता है। ये राजू मिश्रा जी कहते हैं कि ये जो मोरल लाइफ से परिचय करवाते हैं। सौभाग्य जी ने बहुत अच्छा लिखा। तो मैं सोच रहा था कि आखिर अध्यापक को एआई से या कृत्रिम बुद्धि से क्या फायदा हो सकता है। सोचा, मैंने लिखा, लिखूं क्या करूं। फिर मैंने कहा काहे नहीं, मैं इसको एआई से ही पूछ लेता हूँ कि भाई क्या फायदा हो सकता है। तो मैंने एआई से ये पूछा कि भाषा अध्यापक को या हिंदी अध्यापक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से क्या लाभ हो सकता है। मोहन जी, मैं कभी कभी प्रस्तुति में बहुत ज्यादा खो जाता हूँ, तो मुझे समय बता दीजिएगा 5 मिनट पहले कि बंद करना है। जी जी जी। हाँ, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपनी कमी बता रहा था। तो ये मैं आपको आपके साथ इसको साझा करता हूँ स्क्रीन को। पहले मैं अपनी चीजें छुपा लेता हूँ जो मैं दिखाना नहीं चाहता। और ये हमारी स्क्रीन हो गई साझा। बस आधा मिनट। स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर शेयर। ठीक है, स्क्रीन हमारी साझा हो गई है और हम इसको आ, शो वीडियो पहले। ठीक है, तो अब हम देखिए, ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी 4 से थोड़ा छोटा है, अभी 5 आने वाला है। और मुख्य रूप से चैट जीपीटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रतिनिधित्व करता है। और इसके बाद गूगल बार्ड आने वाला है और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ आने वाले हैं जिसमें कोपायलट है, और बिंग के साथ उन्होंने इसको जोड़ा है। और अगर आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे कि गूगल आप सबको पसंद है, हम उसकी मदद लेते हैं। गूगल में अगर 100 गुना शक्ति भर दी जाए तो ये कुछ ऐसी चीज है। खैर, हम लोग चलते हैं। मेरा सवाल था कि मैं आपको क्या बताऊंगा। तो हम इसको, ये तो मैंने कुछ इसको बंद ही कर देता हूँ, शायद काम आए। तो ये बात, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसे 10 तरीके बताओ चैट जीपीटी की जिससे हम पता चले कि अध्यापक को क्या लाभ हो सकता है इससे। ये मैंने बनाया। और ये देखिए, ये बताता है कि भाषा शिक्षक समय बचाने के लिए विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, चैट जीपीटी दे सकती है। और शब्दावली का प्रश्नोत्तरी संग्रह कर सकती है हमारे लिए। और जो आपने यहाँ लिखा था चैट बॉक्स में, उसमें बहुत वर्णमाला और उच्चारण का समर्थन कर सकती है। और ये शायद सभी मोटे तौर पर बताना चाहती है हमें। और सामग्री की संक्षेप में खोज कर सकती है जो टीचिंग मटेरियल है। और देखिए, ये इसमें एक समस्या है हिंदी और अंग्रेजी में। अगर मैं इसमें अंग्रेजी में पूछता तो ये बहुत विस्तार से और ज्यादा बेहतर उत्तर देता। लेकिन खैर, हम इसको मान लेते हैं कि हम हिंदी भाषा से प्रेम, हिंदी से प्रेम है की वजह से, हिंदी से प्यार है की वजह से हम इसमें चलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमें बता रही है कि क्या इसके लाभ हमारे सामने हैं। थोड़ा सा उन सिर्फ नाम लेता हूं कि जो चैट जीपीटी है, चैट तो आप चैट की तरह से समझे, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक लैंग्वेज मॉडल है। और इसके पीछे जो कार्य करने वाले हैं वो एलन मस्क को आप जानते ही हैं, इलियास सुट्सकेवर है, बोल्जिशेक ज़ेब्रा है, ग्रेग वॉकमैन है और सैम ऑल्टमैन। तो अब ये इसने कुछ बताया, लेकिन किस तरह से हम एक हिंदी अध्यापक क्या क्या करता है जो आपने बताया, वही चीजें मैंने भी लिखी। जैसे वो पाठ्यक्रम तैयार करना होता है, उसको पाठ्यक्रम आमतौर से उपलब्ध होता है। लेकिन पाठ्यक्रम जो आपकी कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो उस मूल पाठ्यक्रम से अलग हो सकता है। तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मुझे रोजमर्रा के विषयों को शामिल करके हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें। देखते हैं क्या कहता है।
ये हिंदी का उदाहरण उसने पेश किया है। हिंदी भाषा कक्षा 10, व्याकरण, वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, समास, संधि, पठन के लिए कथा और कहानी प्रेमचंद की ले सकते हैं आप, निबंध लेखन कर सकते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद सामाजिक विषयों पर, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे साथियों ने भी आपको बताया कि अध्यापक को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यापक की रचनात्मकता यानी आपकी रचनात्मकता और आपका जो नवाचार है उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। ये जो हमारे पास प्रौद्योगिकी परक सुविधाएं हैं, ये हमेशा हमारे काम को आसान, बेहतर, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमारी मदद के लिए उपलब्ध होती हैं और उसी तरह से हमें इसका मदद लेनी चाहिए। यहाँ जो ये हमें सुझाव दे रही है एआई, उसमें आप ये सिर्फ ड्राफ्ट की तरह ले सकते हैं आप, और इसमें आप जितना चाहे उतना सुधार कर सकते हैं। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इससे और दूसरा सवाल या फॉलो अप प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि वो आपको और बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करके दे। तो ये एक क्रम का एक उदाहरण है। उसके बाद आपको एक पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको कहते हैं ना, वो तैयार करनी होती है। तो हमारे यहाँ जो देखिए, हिंदी भाषा से ठीक है, हम सब लोग हिंदी भाषा में काम करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जिस चीज की जिस तरफ ध्यान देने की और जिस तरफ संसाधन लगाने की जरूरत है, वहां संसाधन नहीं लगाए जाते, इसलिए उसमें हमेशा काम बाद में होता है, पिछड़ा हुआ होता है और उस स्तर का नहीं हो पाता जितना अन्य भाषाओं में होता है। तो देखिए, मुझे एक पाठ योजना तैयार करनी है कि क्या पाठ योजना होगी जब मैं कक्षा में जाऊंगी या जाऊंगा। तो मैंने लिखा A2 लेवल। हमारे जो लेवल है कक्षा 1, 2, 3, वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने विदेशियों से लिया है कि A2 विद्यार्थियों के लिए अपूर्ण भूतकाल पर पाठ लिखिए। देखिए क्या कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस का पाठ है, 8वीं कक्षा के लिए है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसका पाठ का क्रम कैसे चलेगा, पहले इसका सिद्धांत बताना होगा, फिर इसकी संरचना और रूपांतरण बताना होगा। ये भी जानता है या जानती है एआई कि ये लोग अंग्रेजी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो कोष्ठकों में अंग्रेजी भाषा में बताते चलता है। अभ्यास करना है, संदर्भ सामग्री आप नोट्स दे सकते हैं, उदाहरण का संग्रह कर सकते हैं, इंटरनेट और पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, और समापन में विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकते हैं और उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं और सुधार के लिए संवाद कर सकते हैं। अभी हमारे चैट बॉक्स में भी संवाद की बात हुई थी, और देखिए इसने फिर छोड़ दिया, ये पूरा नहीं देता है। और अगर आप इसे अंग्रेजी में करें तो ज्यादा अच्छा, मैंने पहले भी कहा, और आप उसका फिर अनुवाद कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट से या किसी और तरीके से। अब मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये तो ठीक है, मतलब ऐसा हमारे विद्यार्थी को देना, मतलब पाठ योजना तो हो गई, लेकिन ये तो बहुत ही रोचक नहीं है और अरोचक है, या इस तरह की बात हम कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि एक कहानी लिखी जाए। एक हम कहानी लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी चिड़ियाघर जाए, मान लीजिए। A2 स्तर के विद्यार्थी चिड़ियाघर जाएंगे तो उनके बारे में 10 शब्द, मतलब चिड़ियाघर से संबंधित, और उनकी परिभाषाएं मुझे दीजिए ताकि मैं विद्यार्थियों को ये बता सकूं। देखते हैं ये क्या करता है। चिड़ियाघर, जहां पर कौन पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। चिड़ियाघर शब्द हो गया, पक्षी शब्द हो गया, जानवर शब्द हो गया। पशु के लिए शायद वो लिखना चाहते थे रेड पांडा वहां मिलता है। मतलब ये कुछ शब्द, नए शब्द दे रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि वो हम बाघ, उसका परिचय भी दे रहे हैं। मतलब हमने कहा कि परिभाषा लिखे तो परिभाषा भी दे रहे हैं।
तो देखते हैं वो 10 तक पहुंचती है या बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो बहुत रूक्ष, बहुत ही रोचक हो जाएगा अगर हम विद्यार्थियों को उसे देंगे। तो हम चलिए ऐसा करते हैं, तो पूरा 10 दे देगी। गाय है, वहां पर उल्लू है, हाथी है और खरगोश है, और 10वां शब्द भी ये हमें दे रहे। गिलहरी है, बहुत अच्छा। ये शायद रुक गई है गिलहरी पर। तो अब मैं चाहता हूं कि एक विद्यार्थी को कहानी दी जाए ताकि हम उसको रोचक ढंग से चिड़ियाघर के बारे में बता सकते हैं। आप चिड़ियाघर, यात्रा, बाजार में, मित्र से परिचय, पिकनिक पर कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर के शब्दों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के लिए एक रोचक कहानी लिखें जरा कृपया। और ये लिखती है, एक दिन रोहन और नेहा ने चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया। वे अपने स्कूल के बाद चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर में वे पहले रेड पंडा को देखा उन्होंने। गलतियां कर रही है। रेड पंडा उनको देखकर उनके पास वगैरह वगैरह, फिर वो हाथी के पास चले गए। और अच्छी कहानी ये तैयार कर रही है हमारे लिए। दोस्तों, आपको जरूर ये आप चाहेंगे कि हम ये देखें कि आखिर हम इस, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सारे शब्द इसमें आएंगे जो उन्होंने ऊपर लिखे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर हम रोहन और नेहा ने चिड़ियाघर के अंत में एक देखपालक, देखपालक समझिए केयर टेकर होगा। वो मूल रूप से अनुवाद ही कर रही है और थक जाती है बीच बीच में हिंदी की वजह से। तो अगर आपको चैट जीपीटी पर जाना है तो यहाँ पर आप टाइप करें अपने सर्च यूआरएल वाले बॉक्स में चैट GPT-4। तो आपको इस तरह का वो मिलेगा पेज। आप इसको दबाएंगे तो ये आपको बताएगा कि चैट GPT-4 क्या है। और आप ट्राई चैट GPT प्लस, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा था। और क्योंकि मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है अपने नाम से, इसलिए इसने ये खोल दिया है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं मान लीजिए आपको दूसरी तरह से दिखाना चाहूँ इसको, दूसरे ब्राउजर में अगर हम इसको ले जाएं तो यहाँ मैंने इसको ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अपना और या साइन अप कर सकते हैं। कभी कभी, आज तो इसलिए नहीं दिया, ये कभी कभी शायद मैं देख लेता हूँ। चैट जीपीटी में अगर जाएंगे आप, ये इसका पहले का वर्जन है, इसमें लॉगिन ही मांग रहा है ये। लेकिन कभी कभी आप इसमें अपने जीमेल या अन्य अकाउंट से भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें किस तरह से वहां पहुंचना है। इसको मैं बंद कर देता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे, कहानी हमें मिल गई। अच्छा, कहानी मिल गई है तो हम विद्यार्थी से पूछेंगे कि उनकी समझ में भी आई कि नहीं आई। और ये बोध प्रश्न हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, पिछली कहानी के आधार पर 10 बोध प्रश्न लिखिए। तो देती है, रोहन और नेहा कहाँ जा रहे थे? चिड़ियाघर में उन्होंने किन किन जानवरों को देखा? रेड पंडा ने कैसे उनका स्वागत किया? आदि आदि। हमारे पास 10 प्रश्न तैयार है। और आपको अगर ये लगता है कि ये आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप इसको, तुम्हें चिड़ियाघर जाने में क्या सबसे पसंद आया, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको दोबारा से कह सकते हैं कि दोबारा से इसको तैयार बताओगे, तो वो कुछ थोड़े दूसरे बदल करके दे सकती है। अभी 41 हो गए हैं, 10 मिनट बचे हैं। तो हम लोग इसके अलावा चैट जीपीटी से व्याकरण का एकीकरण करवा सकते हैं अपने पाठ में। तो ये इस सवाल हो गए। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम क्या व्याकरण के बिंदु पढ़ा सकते हैं वो पूछता हूं। और देखते हैं कि ये क्या जवाब देती है हमें। ये पूरा हो गया। इस कहानी के आधार पर व्याकरण के किस भाग को सिखाया जा सकता है?
तो ये ढूंढेगी कि देखो जैसे अपूर्ण क्रिया विशेषण संबंध का उपयोग, जिसमें छात्रों विद्यार्थियों को इस तकनीक के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। संयुक्त वाक्य सिखाया जा सकता है। जल्दी जल्दी करते हैं, ये इस तरह का आएगा। इसमें मैं इसको रोक देता हूँ, कभी कभी ये खुद ही रुक जाती है। अब आप चाहते हैं, आप मेरे जैसे आलसी चाहते हैं कि भाई मुझे तो बता दो कि कक्षा के में जाके क्या करना है, मुझे प्रेजेंटेशन बता दो। तो मैं इसको कहता हूँ, आप अध्यापक हैं, आप गणनीय और अगणनीय संज्ञा कैसे सिखाएंगे? तो ये जो लिखेगी वो मैं वैसे जाके कक्षा में कर दूंगा। तो ये देखिए कितना अच्छा ये योजना, मतलब अपने हिसाब से अच्छा बताती है। अध्यापक रूप के रूप में ये करेगी, पहले तो परिचय दे देगी कि गणनीय अगणनीय संज्ञा क्या है, उदाहरण शामिल करेगी। उदाहरण में ये देखिए उदाहरण भी देगी कि मैं ये उदाहरण दे सकता हूँ। एक सामरिक गतिविधि या खेल का आयोजन करें जिसमें मतलब समूह कार्य, खेल, जो भी शैक्षिक गतिविधियां संभव हो सकती है उन सबको ढूंढ करके संवादात्मक गतिविधि, ये सब चीजें मैं कक्षा में करवा सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हमारे लिए क्विज भी तैयार करे। जो भी कहानी हमने देखी है अभ्यास के लिए, इस पर हमें एक क्विज चाहिए। देखते हैं आपके लिए एक शब्दावली क्विज तैयार किया गया है। आप यह क्विज अपने छात्र विद्यार्थियों के साथ उनके ज्ञान की माप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती किसे कहते हैं? अग्नि का विलोम क्या है? अग्नि का विलोम कुछ गलती कर रही है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, और आपको लगता है कि भाई मुझे तो टेबल में चाहिए, ये ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूं ऊपर की शब्दावली का उपयोग करके तालिका की क्विज तैयार करें। तालिका की क्विज देखिए आपके लिए तालिका तैयार है, इसे कॉपी पेस्ट करके आप विद्यार्थियों को भेज सकते हैं। ये प्रश्न देखिए कितनी शानदार तालिका। दोस्तों इसके साथ साथ हम जो बड़ा पाठ होता है उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर बोध प्रश्न तैयार करवा सकते हैं। व्याकरण के बिंदुओं को कह सकते हैं कि स्पष्ट करें, संज्ञा क्या है, संज्ञा और विशेषण में अंतर क्या है, ये हमें उदाहरण ढूंढ कर दे सकती है, असाइनमेंट दे सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हिंदी में ये कमजोर है हम मेरी तरह। तो देखिए मैं हिंदी में कहता हूं अपूर्ण भूतकाल पर विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट, स्पष्ट मतलब स्पीकिंग के लिए मैंने लिखा असाइनमेंट तैयार करें, तो ये इसने तैयार की है, अपूर्ण भूतकाल पर है। असाइनमेंट ये है, नीचे दिए गए वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करें, मैं घर पर रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं इसको ये अंग्रेजी में लिखूं यही बात, ये आप मैं इसको रोक देता हूं, आप इस बात को समझ गए हैं। अभी मुझे मोहन जी रोकने वाले हैं, तो उससे पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ साझा करूं। क्रिएट ए स्पीकिंग असाइनमेंट ऑन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर इंग्लिश एज ए स्पेशल लैंग्वेज लर्नर। तो ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन देता है, डिस्क्राइब करो, टॉक अबाउट एक्टिविटी, डिस्कस ए मेमोरेबल वेकेशन, वगैरह वगैरह। तो ये इसने हिंदी से बेहतर ये काम इसमें करती है। दोस्तों इसके अलावा आप क्लोज टेस्ट बना सकते हैं। क्लोज टेस्ट आप जानते हैं क्या होते हैं। चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों की प्रगति आदि के बारे में, उनसे गतिविधियां मांग सकते हैं कि क्या गतिविधि मैं दूं विद्यार्थियों को सीखने के लिए। पोस्टर तैयार करवा सकते हैं। देखिए ये एक, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। प्रिपेयर ए पोस्टर ऑफ 10 मेजर मिस्टेक्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स मेक्स विद ब्रीफ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। हिंदी में मैंने किया था लेकिन उसमें मजा नहीं आया। देखिए ये इसने बताया है कि किस तरह से क्या मिस्टेक है और एग्जाम्पल क्या है और
पूरा 10 दे देगी ये हमें, और हम इसे प्रिंट करके बड़े आकार में अपने दीवार पर लगा सकते हैं। पोस्टर, प्रश्न तैयार कर सकते हैं, होमवर्क तैयार कर सकते हैं, हमारे लिए डिस्कशन पॉइंट्स, चर्चा के बिंदु तैयार कर सकती है। और एक खास बात आप देखते हैं कि विद्यार्थी, हम कोशिश करते हैं कि हर विद्यार्थी को सीखने के लिए बराबर मौका मिले, लेकिन कितना भी कोशिश करने पर भी ये संभव नहीं होता। और कुछ विद्यार्थी हम समूहों के आधार पर अध्यापन करते हैं, लेकिन अलग अलग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, कमजोरियों, गति आदि के आधार पर हम अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। ये हमें टेम्पलेट बनाने के लिए बना सकती है हमारे लिए, जैसे ईमेल के लिए, रिपोर्ट के लिए, अनुमति पत्र के लिए, माता पिता के लिए संवाद नोट्स वगैरह तैयार करना हो, रिपोर्ट बनाने के लिए। ये फीडबैक भी दे सकती है काम पर, और त्रुटियां भी ठीक कर सकती है। उच्चारण अभ्यास करना बहुत ही जबरदस्त काम है, और जो विदेशी विद्यार्थियों के लिए खास तौर से, वे उच्चारण का अभ्यास करने के लिए उनके पास कोई नहीं होता। अभी मैं दिखा नहीं रहा इसको, लेकिन ये इसमें साउंड का एक कंपोनेंट जुड़ता है, और आप इससे कह सकते हैं कि मेरे साथ बात करो, और आप उसको कुछ बोलेंगे तो वो आपको जवाब देगी, आप उसको फिर जवाब देंगे तो वो आपको जवाब देगी। और अच्छे भाषा स्तर, खासतौर से अन्य भाषाओं में तो, और हिंदी में भी, अच्छे भाषा स्तर पर अच्छे मानव के व्यवहार के निकट के उदाहरण ये पेश करती है, और हमें इसका मौका मिलता है। और खास बात ये है कि ये कभी थकती नहीं है, इसका कभी पेट में दर्द नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं लेती, और कभी मूड ऑफ नहीं होता इसका। तो ये सारे इसके लाभ हैं। दोस्तों, जवाहर जी ने बात शुरू कहा था कि इसमें हमें समस्याएं भी है। नकल, मतलब विद्यार्थी, जैसे मैंने किया, विद्यार्थी फटाफट कुछ भी उसको काम दो इसमें करके तुरंत पेश कर देगा। और ये क्योंकि हर बार नया रूप प्रस्तुत करती है, तो ये ढूंढना भी मुश्किल है। हालांकि अब इस तरह के सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो बता देते हैं कि ये एआई से जनरेट हुआ है या किसी ने खुद तैयार किया है। इसमें प्राइवेसी या निजता की भी समस्या है, क्योंकि हमारा जो बहुत सारी चीजें सार्वजनिक होने का खतरा होता है। इसलिए जैसा कि हर प्रौद्योगिकी के क्रांति, हर विस्फोट के लिए हम लोग हर बार तैयार करते हैं कि हमें विद्यार्थियों को यह बताना होगा कि इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करना है, इससे लाभ कैसे लेना है, इससे हमें गलत उपयोग क्यों नहीं करना है, और किस तरह से इसका अति उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ हम साझा करते हैं। आपके जरूर कुछ प्रश्न होंगे इस पर, जो हम अध्यक्ष महोदय की चर्चा के बाद उन पर बात कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने संकेत किया था कि ये हमें बोलने का अभ्यास भी करवा सकती है। तो ऐसी और चीजों के लिए हम बाद में कभी अगली बार, या दरअसल प्रौद्योगिकी अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो डेवलप होती जा रही है, हर पल डेवलप होती जा रही है। तो उसके लिए तो हमें हर समय सजग रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे और हम और आगे इस पर बात करेंगे। आप सभी का इतने अच्छे ढंग से सुनने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, और आपके इसमें भागीदारी के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उससे यह कार्यक्रम ज्यादा सजीव बन पाया है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने वास्तव में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा के ऊपर हम किस तरह से बच्चों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, उन विभिन्न विषयों को, विधाओं को आपने हमारे समक्ष रखा। वास्तव में अगर हम, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कंप्यूटर एडेड कोई भी चीज हो, उसका हम एक सहायक के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। केवल उसी पर निर्भर रहना हम सभी के लिए एक खतरे की घंटी होगी, क्योंकि जब हम निर्भर रहने लगते हैं, पहले हमको कई सारे टेलीफोन नंबर याद होते थे, आज हम मोबाइल फोन पर निर्भर हैं। अब हमें अपने घर परिवार के सदस्यों के भी मोबाइल नंबर याद नहीं है, क्योंकि हमारी निर्भरता उसके ऊपर बढ़ गई है। इसी तरह जब हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी तो वो
कंप्यूटर भी हो सकता है जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करेगा हम उसी को ही सही मान सकते हैं। हो सकता है उसमें गलतियां भी हों, हो सकता है उसमें और जो वाक्य का रूप है उसमें और कई दिक्कतें भी हो सकती हैं, कई गलतियां हो सकती हैं। तो उसको कौन सही करेगा? आपने पहला प्रश्न पूछा था क्या इससे नौकरी जाएंगी, तो मेरा विचार था नहीं जाएंगी, क्योंकि वास्तव में कंप्यूटर आपका 1 to 1 तो बता सकता है, लेकिन 1+1=3 भी हो सकता है, या जो हमारे संबंधों के हिसाब से है हम वहां पर किस तरह से बात कर सकते हैं। तो हमारे जो एक रीजनिंग है शायद वहां तक अभी कंप्यूटर को पहुंचने में समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम लोग अभी सभी से प्रश्न हम इसके बाद लेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय को थोड़ा सा अनिवार्य काम से जाना है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयदीप कार्णिक जी को कि वो आए और हम सभी आपके अध्यक्षीय वक्तव्य से लाभान्वित हों। आदरणीय जयदीप कार्णिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन बहुगुणा जी। सबसे पहले तो मैं पूरे इस वृहद विश्वव्यापी हिंदी परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूं और डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आप श्रृंखला से जोड़ा जो अनवरत जारी है, और जिस तरह का स्वाध्याय यहाँ पर हो रहा है वो अभिनंदनीय है। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस श्रृंखला में आपने मुझे अध्यक्ष के नाते आज के इस वक्तव्य से जोड़ा। दरअसल तो राजेश जी जिस तरीके से सब कुछ बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मुझे केवल एक श्रोता के रूप में इससे जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो सीखने का क्रम है इसका कोई अंत नहीं है। और विद्यार्थी के रूप में मैं भी बड़ी दिलचस्पी के साथ कहानियों को चैट जीपीटी पर बनते हुए, प्रश्नों को बनते हुए और व्याकरण के जटिल उत्तरों को उभरते हुए स्क्रीन पर देख रहा था। और तकनीक ने मुझे शुरू से ही रोमांचित किया है और मेरा सौभाग्य रहा है कि तकनीक और भाषा के इस जोड़ से, इस यात्रा से बहुत शुरुआती दौर से ही मेरा जुड़ाव रहा है। और इसीलिए इसका हर नया आविष्कार, हर नवाचार मुझे आकर्षित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा सुधार करना चाहूंगा। मेरे परिचय में मुझे डॉक्टर कहा गया, मैं किसी तरह का कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत सारे डॉक्टर इसमें जुड़े हैं, बल्कि बड़ा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे विद्वानों के बीच में मैं पत्रकारिता का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। और अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये तो आप सभी का बड़प्पन है। इतने सारे शिक्षक, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे गुरुजनों, विद्वतजनों के बीच में इस विद्वत सभा में मुझे आपने इस रूप में आमंत्रित किया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का और कर्नावट साहब का। कोई डॉक्टरेट या पीएचडी की कोई डिग्री भी मेरे पास नहीं है और मेडिकल वाला डॉक्टर तो मैं हुई नहीं, तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ शोधार्थी और विद्यार्थी अवश्य हूँ। और ये कृत्रिम मेधा जब से आई है, चैट जीपीटी के बारे में अभी बताया, और जैसा राजेश जी कह भी रहे थे, बार्ड और दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म अभी केवल विकास यात्रा में है, वो आए नहीं। बार्ड के साथ तो जो टेस्टिंग स्टेज थी उसी में ब्लंडर हो गया और एक टेस्टर ने उसकी जो गलतियां सामने लाई। तो आप ये सोचकर देखिए कि आज कैसा युग है कि सुंदर पिचाई के पत्र में जो उदाहरण दिए जाते हैं उसी में से भी त्रुटि निकाली जा सकती है। तो ये तकनीक का युग है और बड़ा निर्मम भी है, जितना अच्छा है उतना निर्मम भी है। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा इसका अध्ययन करते हुए। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे प्राध्यापक, सारे जो शिक्षकगण हैं वो अधिकतर जुड़े हुए हैं। और राजेश जी ने बड़ा दिलचस्प सवाल शुरू में पूछा था कि क्या शिक्षकों की नौकरी पर इससे खतरा होगा, और अधिकांश ने नहीं में ही उत्तर दिया था। तो ये जो आत्मविश्वास है ये उसी में हो सकता है जो स्वयं सृजन करना जानता है। तो मनुष्य के किए हुए किसी भी सृजन को अपना रिप्लेसमेंट नहीं मान सकता, वो उसको विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि सृजन हमेशा अपने आप को एक पायदान ऊपर ही रखता है। और आप सब उन लोगों को तैयार करते हैं जो दुनिया में आगे जाके सृजन करेंगे। तो ये जो पूरी तकनीक आई है ये दरअसल जो रूटीन काम है उनको तो आसान बना देगी। जो काम हम करने में बड़ा लंबा वक्त जाया करते थे उनको आसान कर देगी। जैसे अभी राजेश जी ने पूरा उदाहरण देकर ही बताया कि कोई कहानी लिखनी है, चिड़ियाघर जाना है उस पर लिखनी है, कोई व्याकरणिक उसमें से बातें निकाल दी हैं, तो वो सब कुछ आसान कर देगी। लेकिन कुछ रचना है, उसका कुछ
और बहुगुणा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने अपने दफ्तर में ही हमारी बोर्ड रूम की बैठक में जब डिजिटल की ये सारी बातें चल रही थी और लोग कह रहे थे कि किस तरह के जॉब्स हैं, तो कोडिंग भी करने लगा, सॉफ्टवेयर कोड को रिव्यू भी करने लगा। तो मैंने कहा देखिए, जिनके लिए 2 और 2 का जोड़ 4 होता है ना, उनके लिए खतरा है, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि और नया क्या कर सकते हैं। लेकिन जिनको पता है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, तो वो निदा फाजली साहब कह के ही गए उन लोगों के लिए कि सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो जहां पर 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होगा हमेशा, वहां पर गुंजाइश रहेगी कि आप मशीन से आगे सोचे, मशीन से आगे जाने, और मशीन भी इंसान की ही बनाई हुई है किस तरह। लेकिन इसमें कुछ खतरे भी हैं, तो नौकरियां नहीं जाएंगी, ये सब बातें ठीक है। लेकिन सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के संस्थापक हैं, ओपन एआई और चैट जीपीटी ने यही मिलकर ही चैट जीपीटी इसको रचा है। पहले इसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत कम था माइक्रोसॉफ्ट का, उसने बढ़ा दिया। और शुरुआत में कोई सज्जन कह भी रहे थे बिंज, तो उनका बिंज जो सर्च है, जो गूगल को लगातार टक्कर देने की कोशिश करता रहा, लेकिन गूगल बहुत आगे निकल गया। अब तो बिंज के साथ चैट जीपीटी एसोसिएट हो चुका है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा दाम ही इस पर है कि चैट जीपीटी के माध्यम से वो खोज की दुनिया में, सर्च की दुनिया में अपना जो खोया हुआ शेयर है उसको प्राप्त कर ले। तो इसके पीछे की एक बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाई भी है, और वो भी दिलचस्प है। तो मैं सैम अल्टमैन की बात कर रहा था। तो अभी अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में उन्होंने जो बयान दिया है, वो मुझे लगता है जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं उनको पूरा बयान सुनना चाहिए। लगभग 3 घंटे वो सुनवाई चली है, और जिस तरह के उत्तर उन्होंने वहां दिए हैं, जिस तरह के उत्तर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में सैम अल्टमैन ने दिए हैं, वो सुनने चाहिए। 2 किस्से हैं जिनसे ये पूरा जो खोज है कृत्रिम मेधा वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो स्पष्ट होता है। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने सैम अल्टमैन से शुरुआती दिनों में, क्योंकि 2014-15 में इस पे काम शुरू हुआ था, 16-17 के आसपास उसने पूछा था न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने, और आपने इसका जिक्र शायद कहीं पढ़ा भी होगा। तब उसने पूछा था कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा था इट इज सिमिलर टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हम सभी जानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। अभी हिरोशिमा में बैठक हुई है G7 देशों की, जिस अमेरिका ने उस बम वर्षा की, उसी ने वहीं हिरोशिमा में बैठक की। तो वो परमाणु बम वाला प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कहा कि इसमें सृजन की बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन मैं इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से करूंगा। और वही सैम अल्टमैन जब अब 2023 में सीनेट में बैठे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि इसके खतरों के प्रति भी मैं सचेत हूं, और मुझे लगता है कि आगे जाकर एक बड़ा खतरा भी पूरी इंसानियत के लिए बन सकता है। तो सजग उसके प्रति रहना है। देखिए, हमारी हिंदी की, अंग्रेजी की या फ्रेंच की या जर्मन की व्याकरण कर देगा, रूटीन के काम कर देगा, वो सब बात ठीक है। लेकिन अगर गूगल के इंजीनियर सही हैं जिन्होंने कहा कि ये मशीन तो सोचने लगी और भावनाओं को प्रभावित कर रही है, और जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, तब वो चिंता के स्तर पर यह आविष्कार मनुष्य का चला जाता है कि कहीं हमारे लिए भस्मासुर जैसा साबित तो नहीं होगा। ये अभी सिर्फ चिंताएं हैं और ये सिर्फ प्रश्न है। हकीकत में किस तरीके से बदल देंगे, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि गूगल में और इसमें क्या अंतर है। हम गूगल पे भी खोजते हैं, अभी चैट जीपीटी पर भी खोजा गया। राजेश जी ने बहुत प्रभावशाली अच्छी प्रस्तुति दी, लाइव उन्होंने चैट जीपीटी का उपयोग करके बताया। दरअसल जो सभी लोग कर सकते हैं और करना चाहिए, आप इससे जितना खेलेंगे उतना आपको ये आविष्कार और समझ में आएगा। लेकिन गूगल में जो सारे कंटेंट बनाने वाले, जितने भी कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, उस सारे कंटेंट को उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा है उसको खोज कर व्यवस्थित करने का काम किया है। मतलब वो किसी का रचा हुआ और केवल दिखा रहा है। चैट जीपीटी में उस पूरे रचे हुए को चुना गया है, और उस चुने हुए को उस मशीन में फीड किया गया है, और उस मशीन को प्रशिक्षित किया गया है उस चीज के लिए, और फिर उस प्रशिक्षण को एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ दिया गया है कि वो, इसीलिए उसमें हर बार अलग उत्तर आता है, जो राजेश जी भी कह रहे थे। आज अभी आपने चिड़ियाघर की कहानी उससे पूछे तो एक अलग तरीके से बताएगा, कल अलग तरीके से बताएगा। लेकिन वहां पर सूचना निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी सूचना प्रवाहित होगी दुनिया में, वो सारी सूचना इस मशीन में उपलब्ध ही होंगी, क्योंकि इसको रचने वाला, इसका सृजन करने वाला ये तय कर रहा है। उसने वहां पर एक फिल्टर लगाया है, अपना गेट लगाया है। अब अगर कोई सूचना के प्रवाह का चौकीदार है, तो दरअसल फिर सूचनाओं का प्रवाह, और अगर ये वाकई इतना बड़ा हो गया कि दुनिया इसका बहुतायत में उपयोग करने लग गई, तो फिर वो चौकीदार ही, जैसे गूगल पर भी तो यही आरोप लग रहे हैं ना, गूगल ने अपने सर्च इंजन को इतना बड़ा कर लिया, लेकिन अब गूगल अब उस पर आने वाले विज्ञापनों के आधार पर तय करता है कि किसको सर्च में ऊपर दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है।
सभी लोग एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन किसी का ऊपर क्यों दिखता है, किसी का नीचे क्यों दिखता है। मैंने उस कहानी को उससे पहले लिखा है, लेकिन दूसरे ने मेरे से चुरा कर अगर उसका एसईओ ठीक कर दिया तो उसकी कहानी ऊपर दिखने लगती है। तो ये बहुत सारे सवाल तो गूगल पर भी उठ रहे हैं, जिसने कि अपने आप को बहुत ही लोकतांत्रिक, बहुत ही डेमोक्रेटिक बताने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार ये लोग सब कॉर्पोरेट हैं। ओपन एआई नाम केवल ओपन है, लेकिन वो एक बंद कंपनी है, जिसमें पहले शुरू में इलन मस्क ने भी निवेश किया था और अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट का निवेश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच की कॉर्पोरेट लड़ाई का ही ये कारण है कि चैट जीपीटी जल्दी आ गया बाजार में और उसी हड़बड़ी में बार्ड को लॉन्च किया गया, क्योंकि जब तक बाढ़ आता तब तक चैट जीपीटी का अधिकार नहीं हो जाए इस एआई की दुनिया पर। इस डर से गूगल ने जल्दबाजी में लाया और जल्दबाजी का ही दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा है कि वो गलतियां सामने आ गई जो कि सुधारी नहीं गई थी उसको लाइव करने से पहले। तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक दुनिया है। इसके साथ हमको हमकदम भी होना है, डरना भी नहीं है। एक समानता लोग कर सकते हैं कि जब कंप्यूटर आए थे, सैम पित्रोदा भारत को कंप्यूटर युग में ले जाने के लिए लालयित थे, तब लोगों ने कहा था कंप्यूटर नौकरियां खा जाएंगे। और हमने ट्रेड यूनियनों के आंदोलन भी देखे हैं कंप्यूटर के उपयोग के खिलाफ, लेकिन कंप्यूटरों ने नौकरियां नहीं खाई, नई नौकरियां रची। और कोडिंग की दुनिया में और प्रोग्रामिंग की दुनिया में तो बल्कि भारत का नाम है कि भारत के प्रोग्रामर्स इस तरीके से काम करते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर वो स्थापित हैं। तो उसी तरीके से जब ये ओपन एआई भी आया है या चैट जीपीटी के रूप में, चैट जीपीटी सिर्फ एक तरह का कृत्रिम मेधा का प्रतिनिधित्व करने वाला इंजन है, दूसरे और लोग भी बनाएंगे। भारत में भी इस तरह का काम हो रहा है। चूंकि यहाँ सारे हिंदी के विद्वान और हिंदी से प्रेम करने वाले विद्वद्गण जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही इंजन भारत को, जिसमें भारत के विचार, भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य को सहेजते हुए कुछ कार्य हो रहा हो, ऐसा मुझे लगता है हिंदी का विद्यार्थी और हिंदी का पत्रकार होने के नाते। क्योंकि जब इस तरह की चीजें बाहर से बनकर आती हैं तो निश्चित तौर पर बाहर के हितों का संरक्षण भी वो करती है। ये बात अब हम स्थापित रूप से जान भी चुके हैं कि जहां से उस चीज को रचा गया है, वहां के कॉर्पोरेट हित, वहां के सांस्कृतिक और सामरिक हितों को भी, तो ये लड़ाइयां जो होती हैं केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये लड़ाइयां उन सारी जगहों पर जा रही है जहां पर हमारी बुद्धि, हमारी सोच जा रही है। तो इसमें हम हिंदी के साथ कहां खड़े हैं, हमारी इतर भाषाओं के साथ कहां खड़े हैं, क्या वहां पर जो कुछ भी जानकारी भारत और उसकी मेधा और उसकी मनीषा को लेकर है वो उसी रूप में रहेगी जिस रूप में होनी चाहिए। ये भी बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में ऐसा होना चाहिए कि ये केवल एक तकनीक है, इस तकनीक का आधार बनाकर इस तरह का सृजन भारत में भी हो सकता है। और मुझे लगता है होना चाहिए, भारत की तकनीकी कंपनियों को इस तरीके से काम करना चाहिए कि भारत में भी इस तरह का, बहुत सारे इसमें चैट में भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ प्रश्न लूं। इस बात की भी माफी चाहता हूं कि एक अन्य कार्यक्रम में जाने की वजह से मुझे उतना समय मैं इसमें नहीं दे पा रहा हूं जितना देना चाहता था, लेकिन बहुत दिलचस्प विषय है, ये मेरे दिल के करीब का विषय है। और अपने शुरुआती दिनों से ही भाषा और तकनीक के इस संयोजन को लेकर बहुत रोमांचित रहा हूं, इसलिए भी बहुत दिलचस्पी थी और जवाहर जी के आग्रह को मैं नहीं टाल पाया। और मैं बहुत खुश भी हूं इस बात से कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि जिस तरीके से राजेश जी की प्रस्तुति रही, आपका सबका विचार आया, प्रश्न आए, उससे मुझे पता लगा एक बड़े चैतन्य वर्ग में इस तरह की बातचीत हो रही है। मुझे खुशी भी है कि इस तरह की बातचीत, प्रशिक्षण और चिंतन इस वर्ग में हो रहा है। मैं चाहूंगा आगे भी इस तरह की बातचीत से जुड़ूं। जवाहर जी, आगे भी जब कोई इस तरह की बातचीत हो अवश्य जुड़ना चाहूंगा। मैं अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि नहीं, नौकरियां नहीं, सबसे पहला सवाल जब नौकरियों पर जाता है तो मुझे लगता है जो रूटीन काम होता है, भाई हम घर पर कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, जल्दी धुल जाते हैं, उस आधे घंटे में हम दूसरा काम कर सकते हैं। मैं कागज पर अपनी न्यूज की स्क्रिप्ट लिखता था जब दफ्तर में जाता था, फिर कोई ऑपरेटर को देता था, वो ऑपरेटर उस न्यूज को टाइप करता था, फिर एक प्रूफ रीडर उसको पढ़ता था। अब मैं अपने लैपटॉप पर, अपने फोन पर, अपनी व्हाट्सएप चैट पर ही अपनी पूरी न्यूज लिख देता हूँ, अपना आलेख लिख देता हूँ 1000-2000 शब्दों का, और वो सीधा सीएमएस के जरिए प्रकाशित भी हो जाता है। पहले मुझे नई दुनिया में, जहां से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, उसकी लाइब्रेरी में संदर्भ बहुत अच्छा था, लेकिन घंटों बैठकर कोई फाइल पढ़नी पड़ती थी, उसके पूरी इंडेक्सिंग समझनी पड़ती थी उस विषय पर, तब जाकर 5-6 घंटों में मुझे ऐसी सामग्री मिलती थी जिसके आधार पर कुछ लिखा जा सके, चाहे खबर हो, चाहे संपादकीय, कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि डिजिटल आर्काइविंग हो गई है, आसानी से तो बटन दबाते से ही मुझे उस विषय पर बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, अगर मैं सही जगह पर ढूंढ रहा हूं तो। सही जगह पर ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो उसने मेरा समय बचाया है।
5-6 घंटे में जो जानकारी मुझे मिलती थी, अगर वो आधे 1 घंटे में मुझे मिल जा रही है तो मैं अपने समय का सदुपयोग कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमको ये देखना होगा कि कैसे हमारे काम को ये आसान बनाए, पर साथ ही साथ हमारे मशीनीकरण की दिशा में, मनुष्य के दिमाग के मशीन हो जाने की दिशा में ये आगे नहीं बढ़ पाए। मनुष्य का सृजन हमेशा उससे ऊपर रहे, और वो उन्हीं लोगों की वजह से रहेगा जिन्होंने आज बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया है कि नहीं नहीं, हमारी कोई नौकरी वोकरी नहीं खाने वाला। क्योंकि जो सृजन करता है ना, उसका आत्मविश्वास ही मनुष्य को आखिर तक बचाए रखता है, और सृजन की वजह से ही ये दुनिया यहाँ तक पहुंची है। नए नए आविष्कार होंगे, लेकिन जो रचना जानता है वो इस तरह के खतरों से बचना भी जानता है। जो रचता रहेगा वो न केवल बचता रहेगा बल्कि दुनिया को भी राह दिखाता रहेगा। आप सब रचने वाले लोग हैं, सृजन करने वाले लोग हैं, इसलिए ये सब चीजें प्रभावित नहीं करेंगी बल्कि हमारा काम आसान करेंगी। हम सोचेंगे कि जो हमारा 1 घंटा 2 घंटा बच रहा है ये सारे होमवर्क करने में, ये सारी चीजों को तालिका बनाने में समय लग रहा था, मशीन ने तालिका बना के राजेश जी के प्रस्तुतिकरण में बता दी ना। तो तालिका अगर मैं 1 घंटे बैठ के बनाता कहीं एक्सेल शीट पर, वो मशीन ने बना दी, तो फिर मैं अपना दिमाग वहां लगाऊं, कोई कविता लिख लूं, पुस्तक पढ़ लूं, उपन्यास लिख लूं, हिंदी के लिए और बेहतर योगदान करने में कुछ काम लगाऊं, या मेरे को दिन भर कुछ काम करना था लेकिन जवाहर जी ने शाम को एक कार्यशाला भी रखी अच्छी सी, तो दिन का काम चैट जीपीटी ने अच्छे से निपटा दिया, तो कार्यशाला का आनंद लिया जाएगा। इसी तरह की बातें होंगी जो इसी तरह की सकारात्मक सोच से इस आविष्कार को लेंगे। और खतरों के प्रति क्योंकि जब सैम अल्टमैन जिन्होंने पूरा काम किया है 2014 से लेकर अभी 23 तक, जिस चैट जीपीटी का अभी प्रदर्शन पूरा आपने देखा राजेश जी के प्रस्तुतिकरण में, वो खुद कह रहे हैं कि मैं, और जो हिंटन थे गूगल में जिन्होंने इसकी तकनीक की बुनियाद रखी है, वो खुद गूगल छोड़ के चले गए, वो इस चिंता में कि भाई ये तकनीक जो है ये आगे जाकर दिक्कत दे सकती है। तो जब इसको रचने वाला खुद इसके भविष्य के प्रयोगों को, जैसे परमाणु का आविष्कार इसलिए तो नहीं हुआ था कि उसका बम बनाकर फोड़ दिया जाए, इसलिए परमाणु को रचने वाले भी शंकित थे। इसी तरह से इसको रचने वाले खुद, जो इसके बुनियाद में है इस आविष्कार की, वो खुद अगर शंकित हैं, संशय से भरे हुए हैं, तो उन संशयों की ओर भी हमें उतना ही सचेत रहना चाहिए। इसी पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार पुनः मुझे सुनने के लिए और इस सभा में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तव में बहुत से ऐसे पहलुओं को छुआ है और बताया है, और न केवल उनको छुआ है, उनके बारे में बताया, बल्कि आगाह भी किया है कि हमें इन सभी खतरों के प्रति सचेत रहना होगा और किसी भी तकनीक का बेजा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल, बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करना होगा। हमारे एक दर्शक मित्र हैं हमारे विजय नगरकर जी, उन्होंने वास्तव में सही लिखा है कि ये तकनीक हैंडल विद केयर है, हाईली एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव एक तार में करंट रहता है, वो हमारा सारा काम करता है, लेकिन अगर हम तार को छू दें तो हमारे पे भी करंट लग सकता है। तो उसी तरह ये तकनीक है, तकनीक का हम तकनीक के रूप में सही ढंग से उपयोग करें तो ये हमारे लिए काफी सहायक होगा, और अगर हम इसका बेजा इस्तेमाल करें तो शायद वो हमारे लिए विध्वंसक भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब जवाहर जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुगुणा जी बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। अब जैसा कि राजेश जी ने कहा था कुछ प्रश्नोत्तर हो तो वो ले लिए जाए, और राजेश जी उसका, आप और राजेश जी उसको आगे बढ़ाएं। राजेश जी ने कहा था कि कुछ प्रश्नोत्तर हो तो हम जरूर ले लें, समय है थोड़ा हमारे पास अभी। और यदि समाहार के रूप में अनिल जी बाद में समाहार के रूप में कुछ कहना चाहें तो, जो हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी, तो प्रश्नोत्तर लिए जा सकते हैं। जी जी, मैं क्षमा पूर्वक विदा लूंगा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जयदीप जी आपका। सर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। और दिव्या जी ने तो बहुत अच्छा लिखा था कि मुझे उस दिन रामदास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पूछ सकती हूँ? जी 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 जी, ललिता जी। जवाहर जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजेश जी से करिए प्रश्न। हाँ, राजेश जी से प्रश्न करिए, बहुगुणा जी से करिए। जी जी जी, राजेश जी आपसे प्रश्न सिर्फ ये है, कृत्रिम मेधा की आवश्यकता मनुष्यता को क्यों पड़ी, मनुष्य को क्यों पड़ी? हाँ, तो मुझे लगता है कि एक मनुष्य की जो मेधा है वो सीमित होती है,
मतलब देखिए, हम जैसे अगर मैं शिक्षा से उदाहरण दूं, हम लोग ओपन एजुकेशन में हम लोगों ने काम किया, तो अगर कोई अध्यापक बहुत अच्छा है, जो मतलब भौतिक रूप से है या फिजिकल है, वो एक साथ में कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकता है? शायद 50, बड़ा हॉल है तो 100, 150, 200। लेकिन अगर ऐसे 50 अध्यापकों की मेधा को मिला लिया जाए और उसे प्रौद्योगिकी की सहायता से करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाए, तो करोड़ों लोग उस मेधा से, जिससे सिर्फ 150-200 विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कहाँ कहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कहाँ पर वकील नहीं, कहीं कहीं जगह वकील नहीं है, कहीं जगह पर नर्स नहीं है, वहां पर अगर किसी तरह से प्रौद्योगिकी के दृष्टि से कोई चीज डॉक्टर या दवाई पहुंचाए, दवाई की जानकारी पहुंचाई जा सके, अथवा अथवा वहां पर मतलब मेरा मतलब है कि एक ही नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों लोगों की बुद्धि से उत्पन्न जानकारी पहुंचाई जा सके, वो निश्चित रूप से बेहतर होगी। जैसे मैं जितना सोच सकता हूँ मेरी सीमा है, लेकिन जितने भी लोग 100 लोग अगर सोचेंगे तो वो बेहतर सोचेंगे और वो बेहतर चीज निकल के सामने आएगी। शायद इसलिए ये आया है। और ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सुविधा हुई ना राजेश जी। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से जी ललिता जी, जो मेरे आप ख्याल से पूछ रही हैं, इसमें जो आप पूछ रही हैं ललिता जी, वो ये है कि आप एक ऑफिस होता है, ऑफिस में एक बॉस होता है, तो उसको एक पीए भी दिया जाता है काम करने के लिए। मोहन बहुगुणा जी, मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। जी, ये हम कृत्रिम मेधा से मनुष्य की मेधा की बराबरी कर रहे हैं क्या, या नहीं, कृत्रिम बिल्कुल नहीं मेधा कर के रहे। सहायक के रूप है में, ना? सहायक के रूप में, हाँ, उसको सहायक अर्थात के हम रूप में बना। अर्थात हम सुविधा दे रहे हैं ना, जी, वो उसका पर्याय तो नहीं हुई ना। नहीं हाँ, नहीं नहीं, हमने नहीं कहा कि पर्याय है या उसका स्थान ले लेगी, ऐसा किसी का विचार नहीं है। जयदीप भी ने ये बात बहुत जोरदार ढंग से रेखांकित करके कही, और सभी लोगों ने कहा कि ये हमारी प्रौद्योगिकी किसी भी रूप में हमारी सहायता के लिए होती है। जी, बस राजेश जी, मैं वही चाहती हूँ कि मनुष्य की मेधा बनी रहे, बस, और कुछ। जी, हाँ, बिल्कुल बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। राजेश जी, एक प्रश्न आया था जो पूछा गया था कि अनुवाद के क्षेत्र में ये जो कृत्रिम मेधा है वो किस प्रकार गूगल अनुवाद से ज्यादा उपयोगी हो सकती है। एक प्रश्न था, यदि उसके बारे में कुछ अगर आप प्रकाश डाल सकें। जी जी इस तरह के कोई प्रयोग अभी नहीं हुए हैं, और जी गूगल जी अनुवाद के बाद गूगल के अलावा एक RWS कंपनी है भाषा से संबंधित, वो उन्होंने न्यूरॉन अनुवाद शुरू कर दिया है। मतलब अब अनेक भाषाओं में तो 99% तक अनुवाद सही हो जाता है, और हिंदी में भी वो 95% तक हो सकता है। वो चैट जीपीटी अनुवाद के लिए नहीं है, अनुवाद के लिए अन्य एप्स और अन्य सॉफ्टवेयर है। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दो लोगों ने हाथ उठाया, पहले उनके प्रश्न दे। हमारे संदीप कुमार जी, संदीप कुमार जी, हाँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। राजेश जी, आप कुछ बात बता रहे थे जिसमें कि आवाज के माध्यम से हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो चैट जीपीटी है वो आवाज के माध्यम से उत्तर दे सकता है। उस टूल के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? हाँ, मतलब चैट जीपीटी के साथ देखिए, जो कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी उसका एक उदाहरण है। उस मॉडल के आधार पर बहुत सारे ऐसे एप्स बने जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों को प्रगति के बारे में बताना, उनको परीक्षाएं देना, उनको अभ्यास देना, वगैरह वगैरह। तो एक ऐसा मॉड्यूल है जो ध्वनि पर काम करता है, और वो चैट जीपीटी के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद हम लोग चैट जीपीटी को, जैसे मैंने आपको लिख करके, टाइप करके या पेस्ट करके बताया, आप उसको बोल सकते हैं कि कृपया मेरे लिए पाठ तैयार कीजिए, या कृपया मेरे लिए, कृपया असल में ये भी कहा जाता है कि कृपया वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है या
तो आप कहें मेरे लिए पाठ तैयार करो, मेरे लिए ये तैयार करो, इस तरह से। तो वो मॉड्यूल जो है वो न केवल आपको ध्वनि के आधार पर काम करने की सुविधा देता है, बल्कि भाषा शिक्षण में वो अभ्यास में भी मदद करता है। आज उसको दिखाने के लिए फिर से मतलब 30 मिनट की जरूरत पड़ेगी, तो अगली बार करेंगे इसको। जी, मतलब उसको डांट भी सकते हैं राजेश जी, डांट भी सकते हैं उसको। आप उसको डांट के देखिए, वो कहेगी कि ये आपने क्या किया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस तरह के जवाब देती है वो। हाँ, उमेश मेहता जी, अब आपने हाथ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। दोनों उद्बोधन बहुत अच्छे थे, राजेश जी का और जयदीप जी का, और मुझे बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि नई विधा है, धीरे धीरे दोस्त बनेगी, धीरे धीरे हमें इसको समझ आएगा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी आ रही है। धीरे धीरे ही दोस्त बनेगी, समझ आएगा। लेकिन जो खतरे का आगाह कुछ किया राजेश जी ने भी और जयदीप जी ने भी, कि क्या ये हमें सरपास कर जाएगी, क्या हमको ये ओवरकम कर लेगी ह्यूमन इंटेलिजेंसी को और ह्यूमन बीइंग को? क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो कि मेरे लिए सोच नहीं सकता, कि आपस में दो मशीनें बात करने लगी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो क्या, जैसे कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बहुत उस पर कहा था कि नौकरी चली जाएंगी, इससे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हुआ उसका विपरीत। तो भविष्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं राजीव से पूछना चाहूंगा, क्या रहेगा? क्या ह्यूमन बीइंग से ये आगे बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने बनाया तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसे एक आदमी नहीं बनाया है, हमारे मस्तिष्क नहीं बनाया है। तो क्या ये आगे बढ़ जाएगी या कैसे रहेगी? देखिए, इस पर तो जयदीप जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि इसमें आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। जैसे अगर एक दिमाग काम कर रहा है तो वहां पर आपके सैकड़ों दिमाग या करोड़ों दिमाग काम कर रहे हैं, और इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे कि शायद वो जयदीप जी ने उदाहरण दिया कि मशीनें आपस में बात करने लगी। हाँ, मशीनें आपस में, मैंने कहा था ये अगर मशीनें जब बात करने लगी, एक ऐसा वास्तविक उदाहरण दिया गया था, तो उनका स्विच ऑफ करना पड़ा, मतलब प्लग निकालना पड़ा कि छोड़ दो, हटाओ, बिजली खत्म कर दी। तो जब तक ये, जैसा कि अनेक लोग, अनेक सरकारें इस पर, कुछ लोग तो अंधे होकर के इसको बैन भी, प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन अगर जब तक इस पर प्रतिबंधित रूप से काम नहीं होगा तो ये हमारे, मतलब ये वो असल में उन्होंने, जयदीप जी ने कहा कि एटम बम की तरह से भी फूट सकता है ये। तो वो बात सही है आपकी कि इसको बहुत ही सावधानी से, बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं तो सोचता हूँ कि मनुष्य ने जिस तरह से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाए हैं या रेलगाड़ी बनाई है, रेलगाड़ी को भी एक ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि रेलगाड़ी बिना पायलट के ही भाग जाती है, तो वो खतरा ही होता है। अल्टीमेटली हमें नियंत्रण तो मनुष्य का रहना ही चाहिए उसमें, और रहेगा, क्योंकि उसमें कोडिंग जो भी की गई है वो मनुष्य ने की है, और उसका अंत भी कहाँ होगा वो भी मनुष्य ही उसको जानता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कोई प्रश्न हो तो हम, नहीं तो प्रश्न यहाँ पर आया 7:20 था, हो गए। चैट में एक प्रश्न आया था कि गांवों में तो अभी कंप्यूटर भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो कृत्रिम मेधा कैसे पहुंचेगी? ये बड़ा, मतलब जिसको कृत्रिम मेधा उनको उनके कंप्यूटर मोबाइल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है अभी। और दूसरी चीज है कि जब इस तरह से लोग प्रश्न कर रहे थे पहले कि जब डिजिटल ये मनी ट्रांसफर का आया था, तब भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे, लेकिन आज एक सब्जी वाला और एक छोटा से छोटा दुकानदार भी वो एक डिजिटल अपना QR कोड लेके बैठा हुआ है। तो ये भी धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है। नकारात्मक न है, सकारात्मक रूप से प्रयोग करें तो शायद अच्छा रहेगा। अगला कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। तो अनिल जी, कुछ आप सादर आमंत्रित हैं। अनिल जी, या हमारे कुछ जैसे तोमियो मिज़ोकामी जी जापान से जुड़े, अभी कल ही प्रधानमंत्री महोदय से मिले थे, यदि कोई वो टिप्पणी करना चाहे। हाँ, पद्मश्री तोमियो मिज़ोकामी जी जापान से जुड़े हुए हैं अभी आज जी। में जी
क्षमा कीजिए। हाँ मैं सर, स्वागत है आपका। AI के बारे में कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं हूँ, क्षमता नहीं है मेरे पास। हाँ, मोदी जी के साथ अचानक मुलाकात हुई, ये तो बहुत रोंगटे खड़े होने का अनुभव था। और ये बिल्कुल करिश्मा, हिरोशिमा की करिश्मा मैं इसलिए कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की, अचानक बुलावा आया कौंसुलेट जनरल की तरफ से कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। ये विश्वास नहीं हुआ। ये घटना अब मेरी तरफ से नहीं हुआ, मोदी जी ने खास मेरा नाम लेके हिरोशिमा में मुझे बुलाया और 5 मिनट आमने सामने उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। इसको करिश्मा कहे बिना क्या कह सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा जी। हमने आपकी बातचीत सुनी। जी जी जी। अच्छा, आपने बताया कि मैं गोवा गया और फिजी भी गया, हमने सुना आपको। जी जी जी। मोहन जी, दो तो वीडियो इस समय पूरे वैश्विक परिवार पर छाया हुआ है। क्या बात है। जी जी जी। हमारा सौभाग्य है कि मिज़ोकामी जी मुझे एक बात भी याद आई अभी, जब मिज़ोकामी साहब कह रहे थे ना कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा वाकिया नहीं है, तो अचानक ही ध्यान में आया कि नेचुरली इंटेलिजेंट लोगों को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। जी जी। अनिल जी होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ छोटे से 2-3 सवाल हैं, जैसे इज दिस गुड फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दूसरा है, आगे आने वाली पीढ़ी में साहित्यिक सृजनशीलता की कमी होगी। तीसरा है, इस तकनीक से हिंदी लेखन और रचनाओं को बाहर के देशों में पहुंचाने की क्या संभावना है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो आपके अपने हाथ में है। ऐसी चीजें बहुत उपलब्ध है जो उसको खराब करने के लिए कदम कदम पर हमें मिलती है, और अगर हम उससे सावधान नहीं रहेंगे तो वो उसके हम जाल में फंस सकते हैं। साहित्यिक सृजनशीलता में मुझे नहीं लगता है कि कमी आएगी, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि साहित्यिक सृजनशीलता बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके जो मंडेन वर्क है ना, जो मतलब जैसा कहा गया है कि जो क्लरिकल काम है, जो समय लेने वाले काम है, जैसे जयदीप जी ने उदाहरण दिया कि वो 5 घंटे बैठ करके अपने वो संदर्भ देखते थे, अब वो आधे घंटे में हो जाते हैं, तो वो 4.5 घंटे मतलब गणित के हिसाब से अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मतलब यही जरूरी है कि सृजनात्मकता व्यक्ति में होनी चाहिए। और हिंदी लेखन और रचनाओं को तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, संध्या जी हिंदी में पत्रिकाएं निकालती हैं, दिव्या जी लंदन से लिखती हैं, यहाँ की रचनाएं भी बाहर जाती हैं। तो उसके लिए चैट जीपीटी, देखिए हमारी जो प्राथमिकताएं अलग है। अगर किसी व्यक्ति को गीता याद है तो हम कहते वाह, हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि वो तो ऐसी करोड़ों गीता जो है आपकी उंगलियों पर, जिसको उदाहरण में कहते हैं, वो हो सकता है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरह से तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़कर और बेहतर चीज करें। तो उस दृष्टि से हमें देखना होगा, और चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है। आप अगर देखिए, आपको अगर कोई लेख लिखना है, अगर आपको कहानी लिखनी है, मैंने आजमाया है, मैंने सोचा मैं रोज एक कहानी लिखता हूँ, लेकिन उसने मदद नहीं की। लेकिन अगर आपको ये लिखना है कि व्यंग्य के क्षेत्र में नारी का योगदान, ये एक विषय हमारे मित्र ने दिया कि लिख के दो, और आप यकीन जानिए कि इसका 80% सामग्री मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैट जीपीटी ने दे दी, जिसमें जैसे भारतीय नारियां, जैसे मुझे याद भी नहीं था कि ट्विंकल खन्ना ने एक हास्य पुस्तक लिखी है, वो सारी चीजें उसने जमा कर दी। तो जो शैक्षिक या साहित्य से इतर रचनाएं हैं, वो इसमें आप बहुत आराम से कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। जैसा बहुत लोग कह रहे हैं कि रचनात्मकता में कमी आएगी या नहीं, और वो जो मैंने अभी लेख लिखा उसकी बहुत सराहना हुई, जिसको मैंने बांटा चैट जीपीटी के साथ कि तुम्हारा भी योगदान है। तो वो इसमें बहुत संभावना है। तो मोहन जी, अब ये पटल आपके हवाले। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनिल जी को आज के विषय के बारे में, आज के व्याख्यान के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अनिल जी। नहीं, वो किसी कार्यक्रम में थे, ये बात जरूर है। जी 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 जी, जी अभी है जी नहीं जी। शायद, तो हाँ। समापन करें फिर संध्या जी को देखिए अभी 2-4 मिनट देखिए, 2 शख्सियत और जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, सुरेंद्र गंभीर जी या जगन्नाथन जी, अगर कुछ 1-2 मिनट में कुछ टिप्पणी देना है। सुरेंद्र गंभीर जी अमेरिका से जुड़े हुए जी। आदरणीय सुरेंद्र गंभीर जी। है क्या? मैंने बहुत कुछ सीखा आज राजेश जी से और जयदीप जी से। कुछ नए बौद्धिक द्वार खुले हैं आज, बिल्कुल नई सोच शुरू हुई है बिल्कुल। तो मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज इस दिशा में और अधिक सोचने के लिए, उसमें उत्सर्जन करने के लिए एक नई संभावनाओं का शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल राजेश जी, आप हमारे महारथी हैं, अतिरथी हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बहुत धन्यवाद। अन्य कोई अन्य हमारे बीच में जी कुछ कहना चाहते हो? जगन्नाथन जी क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में उनका बड़ा इस टिप्पणी उनकी महत्वपूर्ण होगी, अगर जगन्नाथन जी हो तो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजेश जी को साधुवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषय पर इतने अध्यवसाय से परीक्षण करके आपने काफी चीजें हमारे सामने रखी। मेरी इस विषय में ज्यादा गति नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल मैं भिन्न प्रकार से अलग तरह से करता रहा हूं, तो उस संदर्भ में ही मैं एक आध टिप्पणी करूंगा। एक सवाल ये उठा था कि क्या कृत्रिम मेधा खतरनाक है। अब ये सवाल आज नहीं बल्कि 45 साल पहले ही हमारे सामने आ गया था, स्पेस ओडिसी 2001, और उस पिक्चर में यही बताया गया कि मनुष्य पर हावी हो जाता है कंप्यूटर, और ये इस खतरे की तरफ संकेत आदमी पहले से ही करता रहा है और आज फिर कर रहा है, और हो सकता है कि 100 साल तक करता ही रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन का अपना योगदान है, उसकी अपनी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके उपयोग करने की हमारी अपनी जो आवश्यकताएं और हमारी अपनी जो क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे सवाल पर मैं आता हूं, वो बहुत रोचक है। कृत्रिम मेधा वास्तव में कृत्रिम ही है। वो मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है, उस तरफ उस तरह की क्षमता हम कंप्यूटर से कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेश जी ने एक उदाहरण दिया था, आसन्न भूतकाल में एक पाठ लिखो। अब ये आसन्न भूतकाल अपने में बहुत बेकार की शब्दावली है, यानी उसकी व्याख्या बड़े खराब ढंग से की जाती है। सबसे पास का भविष्य भूतकाल। अब सबसे पास का भूतकाल का मतलब 2 मिनट पहले, लेकिन हम वाक्य बोलते हैं पाणिनि ने कहा है कि। अब पाणिनि ने कहा है ये 2500 साल पहले कहा था, तो हम उस कहा था को कहा है में फिर ला रहे हैं। अब ये आसन्न भूतकाल क्या चीज है, ये कंप्यूटर नहीं निश्चय कर सकता, ये निश्चय हमको करना है। या तो हम आसन्न भूतकाल को फिर अपने ढंग से फिर से निकालें। इसका मतलब ये है कि हम वर्तमान काल में हमारी जो जानकारी है या हमारी जो धारणाएं हैं, सोच है, उसके आधार पर हम कृत्रिम मेधा का उपयोग करेंगे, तो वो फिर सबके मतलब का तो होगा नहीं। ये एक बात है जिसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखने की ये है कि ये भाषा जो है कुल मिलाकर कंप्यूटर उसकी पैदावार नहीं कर सकता। भाषा वास्तव में हम सब लोगों का सुपर कॉन्शियसनेस से निकली हुई चीज है, जिसको मैं कहूंगा कि सामूहिक हमारा ज्ञान।
ये जो सामूहिक ज्ञान है और वही वास्तव में भाषा का अंतिम एक निर्णायक कारक है। मैं एक उदाहरण देता हूं, वो लड़का बाहर निकला हुआ है, क्या ये वाक्य हिंदी में संभव है? जिस तरह से हम कहते हैं कि वो लड़का बाहर गया हुआ है। अब इसका निर्णय कंप्यूटर न कंप्यूटर कर सकता है, न जगन्नाथन भाषा वैज्ञानिक के रूप में कर सकता है। ये एक प्रकार से पूरे समाज से, माने कि पूरे हिंदी भाषी समुदाय से इसका उत्तर मिलना चाहिए, यानी कि डेटा का एनालिसिस सही ढंग से हो। वहां हम सच में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि क्या इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं है। और ये काम न केवल आज हुआ बल्कि पहले जमाने से होता आ रहा है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, कोबिल्ड, ये सब जो हैं आम आदमी की भाषा के संदर्भ में जो प्रयोग निश्चित हुए हैं या जिनको हम बहुत विश्वसनीय कह सकते हैं, उनको आधार बनाकर किया गया। तो मैं ये कहूंगा कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कृत्रिम मेधा के संदर्भ में सच में एक शोचनीय वस्तु है। यानी कि कंप्यूटर जो भी कहता है उसे हमें सही नहीं मान लेना चाहिए, और वहां पर हम कृत्रिम मेधा को भी एक प्रकार से परखना चाहेंगे, तब जाकर उसका उपयोग करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अन्य कोई सज्जन अगर? मैं प्रमिला भार्गव, कनाडा में हूँ जी, पिछले 55 साल से। तो हिंदी से कुछ दूर हो गई हूँ, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है और मुझे बहुत प्रेम है। तो यहाँ रहकर मैंने कुछ विषय पर पाया। आज हिंदी से मैं बहुत दूर हो गई, लेकिन कंप्यूटर मुझे हिंदी के बहुत नजदीक लाया। और मैं देखती हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदी की जैसे बाढ़ आ गई है, वो केवल इसलिए इतना सब कुछ उपलब्ध है कंप्यूटर पर कि मेरे पास समय नहीं है उस सब को देखने सुनने का। तो कंप्यूटर एक सुविधा है सभी मशीनों की तरह, और कंप्यूटर और सभी मशीन एक जड़ वस्तु है और वो चेतन उस पर हावी नहीं हो सकती। जो चेतन करेगा वो तो ये विवाद कि कंप्यूटर से हमें और सब इस एआई से हमें डरना चाहिए, ये संभावना है, और संभावनाओं का हमें कुछ ज्ञान नहीं है। क्या होगा आगे ये केवल प्रकृति निर्धारित करती है। भाषा हम लोगों की इन्नेट एबिलिटी है, भगवान की प्रदत्त। और भाषा मेरे विचार से भाषा है उन्मुक्त। उन्मुक्त मुझे जी लेने दो, वो आगे बढ़ती रहती है। जब उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो विस्फोट होता है। तो प्रतिबंध की जगह हमें विवेक शक्ति को शिक्षण में लाना है। इसकी कमी मैंने देखी है। मैंने यहाँ 30 साल बच्चों को पढ़ाया है। तो सबसे ज्यादा शक्ति जो हमें देनी है इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। तो इंफॉर्मेशन का किस तरह प्रयोग किया जाए। आप लोग सब वयोवृद्ध हैं, मैं भी बहुत 80 से ऊपर हूँ, तो इस चीज पर मुझे लगता है गौर करना है। और हमारे बच्चों में भाषा के प्रति कैसे रुचि हो, सम्मान हो। मैं देखती हूँ अपने संबंधियों के बच्चों को, वो हिंदी के प्रति सम्मान रुचि नहीं रखते हैं। पढ़ने वाले जो हैं वो वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्धों से भाषा नहीं चलेगी। तो यहाँ भी जो हिंदी के प्रेमी आए हैं, जो हिंदी के बड़े ज्ञानी हैं, उनके बच्चों को हिंदी नहीं आती है। ये बहुत शर्म की बात है। तो इसमें मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मेरे बहुत को अवसर देने के लिए धन्यवाद। अनिल जी आए नहीं आए ना? अनिल जी, तो संध्या जी आपको सादर आमंत्रित करते हैं। संध्या जी सिंगापुर से, और बहुत हिंदी साहित्य, लेखन, शिक्षण में बहुत रत हैं, और हम सभी इनके भाषा शिक्षण से लाभान्वित हुए हैं, और कई इनके बच्चे हैं वो लाभान्वित हुए हैं। तो आप सादर आमंत्रित हैं संध्या जी।
धन्यवाद, धन्यवाद मोहन जी, और सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आज बहुत बड़ी संख्या में श्रोता जुड़े, और सिर्फ श्रोता ही नहीं जुड़े नहीं, बल्कि उन्होंने उनके सबकी, जिसको कहेंगे हम एक्टिव पार्टिसिपेंट सबका था, और सबने बड़ी ही सक्रियता से भागीदारी की। तो इसके लिए एक बार पुनः सभी श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहूंगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में, जैसा कि प्रारंभ में ही कहा गया कि वैश्विक हिंदी परिवार पिछले 3 साल से भी अधिक समय से प्रति सप्ताह आयोजन कर रहा है। संगोष्ठी का आयोजन होता है और जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है, कार्यशालाएं की जाती है। प्रौद्योगिकी कार्यशाला के क्षेत्र में आज हमने हिंदी शिक्षण और कृत्रिम मेधा पर बात की। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आज के हमारे अध्यक्ष महोदय जयदीप कर्णिक जी का, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें, कौन इसके पीछे कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य हो रहा है और कैसे हम तक पहुंच रहा है, इन सब के बारे में ऐसी जानकारी थी जो कई आम लोगों को नहीं, जिसके बारे में ज्ञान रहा होगा शायद। तो बहुत सारी और कई चीजें, जैसे उन्होंने एटम बम से अगर इसकी तुलना की, या साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से ये लाभान्वित भी कर रही है। तो मैं जयदीप जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी, और उसके बाद मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ राजेश कुमार जी का, प्रोफेसर राजेश कुमार जी का, क्योंकि मुझे जो लगता है कि विषय था हमारा हिंदी शिक्षण और कृत्रिम मेधा, उसको उन्होंने, अगर मैं एक विदेश में रहते हुए, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षण से भी जुड़ी हुई हूँ, और वहां मैं देखती हूँ कि अगर किसी तरह से चैट जीपीटी, हालांकि भी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अधिक क्या बिल्कुल ही नहीं, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इस्तेमाल में आती हैं और अभी शायद इतनी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। लेकिन कार्यशाला देखने के बाद लगा कि जहाँ कम शिक्षक हैं, 1 या 2 शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कई विद्यार्थियों को सिखाते हैं, उनके लिए कितना उपयोगी होगा। बहुत सारी सामग्री जो उनको बहुत सारी स्तर पर, जैसे यहाँ सिंगापुर में भी होता है कि एक ही अध्यापिका कई स्तर के विद्यार्थियों को सिखाती है, क्योंकि विदेशों में थोड़ी सी कही जाए तो शिक्षकों की कहीं पर कमी होती है, या कई बार उन्हें कई स्तर पर कार्य करना होता है, तो काम कितना हल्का हो जाएगा। और ऐसे का ऐसा लेने के लिए तो उन्होंने भी नहीं कहा, और वैसे भी कोई भी चीज आप सीधे ही, जिसको कहा जाए कि हम कभी भी तकनीकी पर पूरी तरह से आश्रित तो कभी भी नहीं रह सकते हैं। जरूर अपनी उस मेधा में अपनी मेधा का इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, तब तक तो मुझे लगता है कि वैसे भी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि सहूलियत बहुत अधिक, अगर इसका इस्तेमाल करें हम, तो बहुत अधिक सहूलियत है और करना भी चाहिए। आपकी प्रस्तुति ने, जिस तरह से आपने हर स्तर पर किस तरह से उसको करके दिखाया, और वो मुझे लगता है कि सिर्फ सुनना, चैट जीपीटी बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब उसको देखते हैं तो लगता है कि हाँ, कल इसको एक बार इस तरह से करके मैं भी देखूंगी, एक चैप्टर बनाकर, कि वो किस तरह का देता है उत्तर, और उसके बाद उसमें किस तरह के सुधार की आवश्यकता पड़ती है। तो हार्दिक आभार राजेश जी आपका, कि आप अपने ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाते हैं, और बहुत सरलता से, सहजता से, जो कि सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है जो चीजें, और दिखाते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी आज के संचालक डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का, जिन्होंने कई प्रश्न भी बीच में रखे, और साथ ही श्रोताओं से भी कई बातों से, प्रश्नों से, और भी इस चर्चा को, जिसको कहते हैं कि एक तरह से और आसान बनाया। अपनी जो पूर्व पीठिका भी उन्होंने रखी, और उसके बाद जो बीच बीच में भी उन्होंने प्रश्न पूछे। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी जवाहर कर्नावट जी का, जिन्होंने विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने शुरू में ही एक हमें रूपरेखा दे दी कि किस तरह से आज हम इस कार्यशाला से लाभान्वित होने वाले हैं। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी गंगाधर वानाडे जी का, जिन्होंने सभी का स्वागत किया। हार्दिक आभार आज के संयोजक पुनः जवाहर कर्नावट जी, सुरेश मिश्रा उर्तृप्त जी का, प्रोफेसर बीना शर्मा जी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, पद्मेश गुप्त जी का, माधुरी रामधारी जी का हार्दिक आभार, संरक्षक अनिल जोशी जी, मुख्य मार्गदर्शक राहुल देव जी, मार्गदर्शक संतोष चौबे जी, नारायण कुमार जी, डी जगन्नाथन जी, कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार जी, जवाहर कर्नावट जी, शैलजा जी, तकनीकी सहयोग के लिए मोहन बहुगुणा जी, आपका पुनः हार्दिक आभार, सुरेश मिश्रा जी का हार्दिक आभार। पोस्टर हमें उनके सौजन्य से ही प्राप्त होता है। सहयोग के लिए गंगाधर वानेडे जी, विजय मिश्र जी, विजय नगरकर जी, मिहिर मिश्र जी का हार्दिक आभार। रिपोर्ट लेखन के लिए राजीव कुमार रावत जी, जयशंकर यादव जी का हार्दिक आभार। आज की चर्चा में कई श्रोताओं ने भी अपनी टिप्पणियां रखी, उमेश जी, संदीप जी, जगन्नाथन जी, मिजुकामी जी,
गंभीर जी, सभी का हार्दिक आभार। कई लोगों ने अपनी टिप्पणियां चैट बॉक्स में रखी, सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार। और इसके साथ ही मुझे लगता है इस कार्यशाला को हम यहाँ विराम देते हैं। आज हम बहुत समय से हैं, इसके लिए भी बहुत हार्दिक आभार कि आज की योजना बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी और हम समय से इसको पूर्ण कर रहे हैं। अगले सप्ताह पुनः एक अलग विषय पर हम सभी एकत्रित होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है। किसी भी तरह की टिप्पणी या अगर आप कोई भी बात कहना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया जो भी हमारे माध्यम है उनसे हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे धन्यवाद के लिए संध्या जी का हम सब की ओर से आपका धन्यवाद। तो हम इसको ही विराम देते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद।